कीर्ति और मैं मिलकर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सूबे के लोक निर्माण मंत्री हैं, पीएचई मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, बहुत ही जिम्मेदार पद पर अरुण साव जी, बहुत स्वागत है आपका। जोहार जी, राम राम, जय जोहार। बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छे विषय पर ये कार्यक्रम आपने रखा है, उड़ान, डेयर टू ड्रीम। बहुत अच्छा विषय है, बातचीत करने में बहुत मज़ा आएगा। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। अच्छा, उड़ान की जब बात होती है तो अब सड़कें जो बनने वाली छत्तीसगढ़ की, अब ऐसा लगता है कि बस फ्लाइट वहाँ से उड़ जाएगी। हाँ तो मैं इसलिए ऐसी बात कह रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि, 20,000 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को, ये इसके लिए आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी या फिर छत्तीसगढ़ के आंचल में देने के लिए केंद्र सरकार राजी थी, और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, आने वाले दिनों में क्या देखा जाएगा? इसके लिए 2 दौर की बैठक हमारी हुई थी दिल्ली में माननीय नितिन गडकरी जी के साथ। और जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आवागमन के साधनों को लेकर हर क्षेत्र में काम हुए हैं। सड़कों का निर्माण हो, वाटरवेज का निर्माण हो, एयरवेज हो, एयरपोर्ट बनाने का काम हो, तो इस दिशा में लगातार काम हुए हैं। यातायात सुगम हो, कम समय वाली हो, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी सड़कों के विस्तार की बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और इसलिए यहाँ पर मजबूत सड़कें, अच्छी सड़कें ये आवश्यक है। और सड़कें केवल आवागमन के लिए नहीं है, ये राज्य के विकास के लिए, राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए, राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए अच्छी सड़कें ये आवश्यक है। और उस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम प्रदेश में अच्छी सड़कें बनाकर देंगे। सड़कों की बात होती है तो वो डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है, जिस तरह से आपने जिक्र किया, लेकिन डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं खलल डालने का काम जो है वो नक्सलवाद करता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं 2026 तक, उसका समापन को, उसके खात्मे को लेकर के, और जिस तरह से उस ओर कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो लक्ष्य हमने लिया है 2026 तक वो खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? क्या जिस स्पीड से चल रहे हैं वो आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, जिस प्रकार से आज राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है और मोदी की गारंटी के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनाव से पूर्व छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि 2026 में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। और पिछले 11 महीनों में हमारी सरकार ने जो कार्यवाहियां की है वो स्पष्ट दिखता है कि रोड मैप बनाकर हम काम कर रहे हैं कि 2026 में राज्य हमारा नक्सल मुक्त हो। और बस्तर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, केवल एक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, 3 तरह से काम हमारा वहां पर हो रहा है। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान ऐसे कठिन क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, जहां जाने की कल्पना शायद करना भी कठिन है। बूझमाड़ के इलाके में वहां पर भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप लगाकर कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांवों में
सरकार की योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने नियत निल्ला नार योजना, मेरा अच्छा गांव योजना, वहाँ के लोगों के आधार कार्ड बने, वहाँ के लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, वहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, स्कूल मिले, अस्पताल मिले, इसकी चिंता भी हमारी सरकार कर रही है। वहीं तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन कर रहे हैं। बस्तर के नौजवान जो प्रतिभाशाली हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं और जिनमें क्षमता है, प्रतिभा है, उनको अवसर देने के लिए हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया है। और जिस बड़े पैमाने पर बस्तर के युवाओं ने बस्तर ओलंपिक में भाग लिया है, तो बहुत जल्दी बस्तर तेज गति से आगे बढ़ेगा, उड़ान भरेगा और उड़ान भरकर बस्तर की जो ताकत है वो दुनिया के सामने आएगी। ठीक। अर्बन डेवलपमेंट, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो लोगों को ये लगता है कि अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप होगा, ये एक आम धारणा है लोगों के बीच में। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर एससीआर की योजना है, ये योजना कहाँ तक पहुंची है और क्या नया देखने को मिलेगा प्रदेश के लोगों को? एक तो जहाँ तक प्रदेश के नगरीय निकायों की बात है, पिछले 5 साल में शहरों के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाएं शहरों को नहीं मिली, दुर्दशा थी। और अब जब हमारी सरकार बनी है, हमने शहरों के सुव्यवस्थित विकास की योजना बनाकर काम करना चालू किया। विकास के लिए पिछले 11 महीने में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। शहरों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, इसकी चिंता की। शहरों में कचरे का निपटान वो ठीक हो, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। शहर के लोगों को पेयजल की उपलब्धता हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और तेज गति से हम काम कर रहे हैं। हमने जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया, हमने स्वच्छता पखवाड़ा चलाया, जनता जन भागीदारी स्वच्छता में जोड़ने का काम किया। और जिस प्रकार से कैपिटल रीजन बनाने का जो हमने निर्णय किया है, उस दिशा में सरकार ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में उस काम को और तेज गति से बढ़ाएंगे और वास्तव में एक बड़ा विजन लेकर हम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो ताकत है देश के अग्रणी राज्य बनने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, खनिज संपदा है यहाँ। और जब निवेश आएगा, शहरों का विकास होगा, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ के नौजवान आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ भी उड़ान भरेगा और देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होगा। लेकिन अब भूपेश बघेल हो या फिर दीपक बैज हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो या घुसपैठ का मुद्दा हो, इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे वक्त तक किसी की सरकार रही है तो वो बीजेपी की सरकार रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए कभी कुछ नहीं किया और न केवल अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने तक। आप कल्पना करें कि क्या दुर्दशा थी छत्तीसगढ़ की। देश और प्रदेश में इनका शासन था। छत्तीसगढ़ को क्या दिया था कांग्रेस पार्टी ने? गरीबी, भूखमरी, उपेक्षा, अशिक्षा, पिछड़ापन, यही दिया कांग्रेस ने। अलग राज्य भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज छत्तीसगढ़ में जितनी बड़ी चीजें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ को यदि एम्स मिला है रायपुर में, भारतीय जनता पार्टी की देन है। यदि बिलासपुर को रेलवे जोन मिला है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। IIM, IIT, IIIT, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है। छत्तीसगढ़ में ये जानते हुए लोकतंत्र में इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जानते हुए कि मैं अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नेता रहे। हमने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता, अब 3 करोड़ जनता के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया उन्होंने। और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2 बार कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के जनता ने देखी है, सन 2000 में और फिर 2018 में। कितना कड़वा अनुभव छत्तीसगढ़ के लोगों को रहा है, कितना कड़वा अनुभव। और हमारी 15 साल की सरकार में कोई बच्चा भूखा ना सोए, इसकी चिंता हमने की। हमने चिंता की कि हमारे आदिवासी भाई बहन के पैरों में कांटे न गड़े जो तेंदुपत्ता बिनने जाते हैं। कोई भूखा ना सोए, चावल देने का काम किया। आप जितने प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हो सकती है, हमने स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने पुल पुलिया सड़कें बनाई और छत्तीसगढ़ में विकास के लिए एक वातावरण तैयार किया। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा, लोगों का जीवन आसान हुआ, सुलभ हुआ। आज छत्तीसगढ़ का जो कुछ भी आपको विकास दिखता है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं आपसे पूछ सकता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से पूछती है कि वो पुराने 3 साल, ये 5 साल, एक बड़ा काम, एक वो छत्तीसगढ़ के लिए ढूंढ के देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई बड़ा काम, ये बता भी नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने इतना सारा जिक्र किया विकास का, एक आरक्षण का मुद्दा भी खूब उठाया बीजेपी ने। आरक्षण का मुद्दा हमने देखा कि जब आरक्षण रद्द हो गया था कुछ समय तक पिछले कुछ सालों में, तब बीजेपी ने उस मुद्दे को काफी उठाया। और अभी अभी राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने एक सर्वे करवाया है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। थोड़ा सा भ्रम है लोगों के बीच में कि जिस जगह एससी एसटी की आबादी अगर 35-40% है तो ओबीसी को आरक्षण कितना मिलेगा, और क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक और विधेयक तो गया था 78% वाला, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अप्रासंगिक हो गया है? देखिए, जहां तक नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है कि किस प्रकार से उसके लिए सर्वे होगा, कैसी संस्था उसकी सर्वे करेगी, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार को करना पड़ेगा। आपने कांग्रेस की सरकार की बात की। कांग्रेस की सरकार ने कभी पिछड़े वर्ग के हित के लिए कोई काम नहीं किया, केवल पिछड़े वर्ग का वोट हासिल किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को भ्रम में रखा, पिछड़े वर्ग के हित में कभी कोई काम नहीं किया। और तो और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी इन्होंने नहीं दिया था, हमारी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करना कांग्रेस पार्टी बंद करे। पिछड़े वर्ग के हित में कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया। पिछड़े वर्ग के जख्मों पर हमेशा नमक डालने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। धान खरीदी को लेकर के सरकार एक नया टारगेट सेट करेगी, इसकी उम्मीदें हैं, लेकिन धान की उठाव को लेकर के थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मिलर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो इसको लेकर के क्या कदम रहेगा? सरकार इस पर गंभीर है। अभी तो धान खरीदी की शुरुआत हुई है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। लगातार हमारी बैठक में बातचीत हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत धान खरीदी में नहीं आएगी। सरकार ने पुख्ता तैयारी कर रखी है, पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। किसानों का धान हम खरीदेंगे, किसानों के हित में काम करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो सरकार किसानों का 2 साल का पुराना बोनस दिया,
जिसका वादा करके कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई, नहीं दिया। वो भी हमने, जो काम कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया वादा करके, वो काम हमने 12 दिन में करके दिखाया। 12 दिन में ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम किसानों के हित में क्या करते हैं। हमने वादा किया था कि 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे, एक मुश्त पैसा देंगे, बिना ना नुकुर के, बिना अनुनय विनय के एक मुश्त पैसा हमने किसानों को दिया। तो किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, किसानों को कोई दिक्कत हमारी सरकार में नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा स्वीकृत हुए हैं और लौटे भी थे ज्यादा, जाहिर तौर पर। लेकिन अभी जो पीएम आवास शहरी का विकल्प खुला है 31 दिसंबर तक, विभाग क्या तैयारी कर रहा है, लोगों तक पहुंचे वो योजना और जागरूक हों लोग, इसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि 40 लाख घर पूरे हिंदुस्तान में एक साल में बनने हैं। छत्तीसगढ़ में कितना टारगेट है, कितना बनाएंगे घर? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, गरीबी हटाओ का नारा देकर वर्षों देश में राज किया और कितना बड़ा अन्याय कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का साथ किया, उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। ये कांग्रेस का चरित्र है। और हमारी सरकार ने जो कहा था कि हम सरकार में आएंगे और पहला दस्तखत प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के फाइल में करेंगे, वो हमने कर दिया। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 8,40,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त चली गई। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में योजना 2.0 लॉन्च हुई है। अभी हम संभावित हितग्राहियों का सर्वे कर रहे हैं। 3 चरणों में यह सर्वे हो रहा है और ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है शहरों का, और जितने पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उन सबको आवास स्वीकृत करेगी भारत सरकार। और इसका व्यापक सर्वे कर रहे हैं और सर्वे का आधार हमारा क्या है कि कोई पात्र हितग्राही छूटने ना पाए। और इसलिए 3 चरणों में सर्वे, ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, कार्यालय में जाकर दे सकते हैं, हम शिविर भी लगाएंगे और उसके बाद डोर टू डोर जाएंगे सर्वे के लिए। उद्देश्य ये कि कोई पात्र हितग्राही छूटने ना पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, कभी सपना नहीं देखा होगा गरीबों ने कि उनका पक्का मकान होगा, सरकार उनके दरवाजे पर आएगी। तो जो सपना नहीं देखा था उनको सपने दिखाकर उनके सपनों को पूरा करने का काम ये किसी ने बीड़ा उठाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया। नरेंद्र मोदी जी ने आज वो गरीब जिनको रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है, आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज मिल रहा है, आज उनके बच्चे कैसे सपने देख रहे हैं, कैसे उड़ान भर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो देश का सौभाग्य है कि एक एक व्यक्ति की चिंता करने वाले देश को प्रधानमंत्री मिले हैं। एक तरफ गृहिणियों की चिंता करते हैं, माताएं बहनें जो चूल्हे में खाना बनाती थी, वो गरीब जो झुग्गी में रहता था, वो माताएं बहनें जिनके गहने और मकान बिक जाते थे, घर में कोई बीमार हो तो उसके इलाज के लिए, उसकी चिंता। ऐसे प्रधानमंत्री, और आज ऐसे प्रधानमंत्री जो विद्यार्थियों की चिंता करते, युवाओं की चिंता करते, परीक्षा पे चर्चा करके उनका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ाते हैं। खिलाड़ी जब बड़े प्रतियोगिता में हारते हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम उठता है, तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये देश का सौभाग्य है। देश में एक ऊर्जावान, उड़ान कि दुनिया का नेतृत्व हमारे देश का नौजवान करे,
एक ऊर्जा से भरा हुआ युवा, उत्साह से भरा हुआ युवा, आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा तैयार हो और दुनिया का नेतृत्व हमारे युवा करें। ये वातावरण आज नरेंद्र मोदी जी तैयार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले शुभकामनाएं हैं रायपुर दक्षिण को लेकर के। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए और कहना था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, और वो अक्सर हमने सुना है ये आरोप। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है, आपका क्या कहना है? कोई नया आरोप है कांग्रेस का? कांग्रेस जब भी हारती है चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। लोकसभा चुनाव में तो नहीं कहा, झारखंड में नहीं बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में ही क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को देखे, कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी अपने अतीत में झांके कि क्यों जनता उनसे दूर हो गई है। एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी, और इस प्रकार का बार बार न्यायालयों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकने का कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी वही डफली आरोप लगा रहे हैं, वही डफली। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं और समझना चाहती हूँ आपसे, चूंकि आप विधि मंत्री भी हैं। इस वक्त बड़ी चर्चा है कि जो पिछले एजी रहे वो आज हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए हैं। आप डिप्टी एजी रहे हैं, क्या आपको ऐसा हिंदुस्तान में याद पड़ता है कि कोई एजी रहा व्यक्ति बेल मांग रहे हों? देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो कुछ हुआ, मैं तथ्यों से बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, पर ये सही है कि पिछली सरकार में जिस प्रकार की बातें हुई और बड़े बड़े लोग जेल में हैं, तो पिछली सरकार के कारण सब कुछ हो रहा है कि किस प्रकार से कानून से बाहर जाकर किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। पिछली सरकार ने महाधिवक्ता जी के खिलाफ क्या क्या तथ्य हैं, इससे पूरी तरह से देखने समझने के बाद भी कुछ कहना उचित होगा। पर ये तो प्रमाणित हो गया है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार की सारे हदें पार कर गई थी, पर महाधिवक्ता जी की उसमें क्या कितनी भूमिका थी, सारे तथ्य देखने के बाद ही वो कुछ कहना उचित होगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि प्रदेश में अब विकास के लिए एक तो सड़कों के लिए 20,000 करोड़ और लगातार अलग अलग योजना के साथ में सरकार आगे बढ़ रही है, और हर छत्तीसगढ़िया यही चाहता है कि उसकी कला संस्कृति की महक भी हो विकास में और लगातार तरक्की करे। बहुत शुक्रिया अरुण साव जी, हमारे साथ में डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ प्रदेश अरुण साव जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर बताई है।